बिहार का इतिहास समूचे हिंदुस्तान का इतिहास रहा है और बिहार का वर्तमान हिंदुस्तान की राजनीति का प्रतिबिंब। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। पहले की वीडियो में हमने बात की बिहार के इतिहास के बारे में। उसी विषय को हम जारी रखेंगे और चलते हैं आगे की तरफ। बिहार का इतिहास, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्होंने 23 साल तक लगातार शासन किया। लेकिन अभी की तुलना की जाए तो बिहार ने 23 मुख्यमंत्री दे चुका है। आजादी के बाद पहले चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के हार से आहत जयप्रकाश नारायण ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। लेकिन जीत पर जीत के बावजूद कांग्रेस का स्तर नीचे जा रहा था। 1957 में कांग्रेस की सीटें घटकर 210 हो गई और 1992 में 185। सी गोपालाचारी की पार्टी ने अपने गठन के बाद पहले ही चुनाव में 50 सीटें हासिल कर ली थी। लेफ्ट पार्टी की सीटों में भी इजाफा हुआ। ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी थी। बाबू श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद 18 दिन के लिए दीप नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर कुर्सी संभाली विनोदानंद झा ने। 1962 के चुनाव के बाद विनोदानंद झा एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस का भाग्य सिर्फ राज्यों में नहीं बदल रही थी बल्कि केंद्र में भी बदल रहा था। 1962 के युद्ध में चीन के हाथों पस्त ने केंद्र को कमजोर कर दिया था। इस स्थिति को भांपते हुए तमिलनाडु के कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रामराज ने देश के सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए आग्रह किया। देश के 8 मुख्यमंत्री ने अपने पद छोड़ दिए, जिसमें बिहार के विनोदानंद झा भी शामिल थे। और फिर बिहार की बागडोर संभाली कृष्ण वल्लभ सहाय ने, जिसकी पैरवी कभी जयप्रकाश नारायण ने की थी मुख्यमंत्री बनने के लिए। सहाय के कार्यकाल में बिहार में कई उद्योग स्थापित हुए, जैसे बरौनी रिफाइनरी, बोकारो स्टील प्लांट, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इस दौरान उन पर कई आरोप भी लगे। जांच में कई आरोपों को सही भी पाया गया था। केंद्र में भी उथल पुथल मची थी। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन। सत्ता के संघर्ष के बीच लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन 1965 में पाकिस्तान युद्ध के बाद 1966 में शास्त्री जी का भी निधन हो गया। तब सत्ता का बागडोर इंदिरा गांधी जी के हाथों में आ गई और कांग्रेस की पकड़ देश पर ढीली होती गई। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने से पार्टी के कई दिग्गज नेता नाराज थे। बदहाली के बीच देश में गुस्सा उबल रहा था, क्योंकि उस समय देश की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। इसका मुख्य कारण था 1962 और 1965 का युद्ध। अगस्त 1965 में स्वतंत्रता के बाद बिहार का सबसे बड़ा आंदोलन भड़क उठा। एक तो महंगाई, ऊपर से केबी सहाय सरकार का भ्रष्टाचार। 9 अगस्त 1965 उस दिन पटना बंद था। सोशलिस्ट पार्टी के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जनसभा को संबोधित किया। अगले दिन जब इन गिरफ्तारियों के खिलाफ गांधी मैदान में जनसभा चल रही थी, तो पुलिस की कहर प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़ी। कर्पूरी ठाकुर के साथ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के 7 नेता बुरी तरह घायल हुए। बड़ी संख्या में पत्रकारों और नेताओं की गिरफ्तारी हुई। हजारीबाग जेल में बंद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया। इस आंदोलन का परिणाम 2 साल बाद हुए चुनाव में नजर आया। 1966 में रुपया लुढ़क कर न्यूनतम स्तर को छूने लगा। बिहार भयंकर अकाल के चपेट में आ गया। चारों ओर भूखमरी फैल गई।
कांग्रेस कमजोर पड़ी और अन्य पार्टियों के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ा और इसमें जयप्रकाश नारायण की अहम भूमिका रही। उसी समय विनोबा भावे बिहार में अग्रसर हुए। 1967 के चुनाव में 20 साल से चल रही कांग्रेस सरकार के पांव उखड़ गए। बिहार विधानसभा में कांग्रेस अब भी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन आजादी के बाद सबसे कम यानी 128 सीटें ही मिली। वहीं दूसरे स्थान पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी। कांग्रेस विरोध का आलम ऐसा था कि सभी पार्टियां एक हो गई। राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ नेता इनके खिलाफ थे। आखिरकार महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने और पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हालांकि कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने। बिहार में विपक्ष कुछ इस तरह से बटा था कि पार्टियां बढ़ती बिखरती चली गई। बिहार में सरकार बनकर सिर्फ 6 महीने होने वाला था जब कांग्रेस से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में आए बीपी मंडल ने अलग अलग जातियों के लोगों को जोड़कर शोषित दल का गठन किया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गठबंधन वाली सरकार 10 महीने से ज्यादा नहीं चल पाई और जिस कांग्रेस के विरोध के नाम पार्टियां एकजुट हुई थी, उसी कांग्रेस के समर्थन से शोषित दल ने सरकार बना ली। लेकिन शोषित दल की सरकार मुश्किल से 20 दिन ही चल पाई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और फरवरी 1968 में दलित नेता भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने बिहार की सत्ता फिर हासिल कर ली। इस बीच जून 1968 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और इसी के दौरान हुए मध्य वर्गीय चुनाव। इन चुनावों में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस की स्थिति कुछ और बिगड़ी और अब विधानसभा में उनकी कुल सीट 118 रह गई। किसी तरह हरिहर सिंह की अगुवाई में सरकार बनी। 1969 में केंद्र में भी इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनके साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आधे से ज्यादा सदस्य आ गए। इंदिरा गांधी को चुनाव आयोग ने असली कांग्रेस माना और मोरारजी देसाई के रामराज के साथ कांग्रेस की दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस ओ संगठन कांग्रेस कहलाया। बिहार में सरकार गिर गई और 13 दिन के लिए कांग्रेस ओ के भोला पासवान शास्त्री की सरकार बनी। भोला पासवान दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 10 महीना के लिए दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने। फिर 163 दिन के लिए कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी। उसके बाद 220 दिनों के लिए भोला प्रसाद यादव शास्त्री फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1969 सिर्फ 2 साल में 6 सरकारें बनी और गिरी। केंद्र में भी स्थिति बदल रही थी। महंगाई, बेरोजगारी, उदारहीनता को 1971 के जंग ने बदल दिया था। इंदिरा में अब विरोधियों को दुर्गा नजर आ रही थी। 1971 के जंग के बाद इंदिरा की परचम ऐसा लहराया कि पार्टी के वर्तमान सियासत चमक गया और 1972 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 167 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। केदार पांडे मुख्यमंत्री बने। बिहार का इतिहास समूचे हिंदुस्तान का इतिहास रहा है और बिहार का वर्तमान हिंदुस्तान की राजनीति का प्रतिबिंब। 2 जुलाई 1973 को बिहार का पहला अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री मिला, अब्दुल गफूर। 1967 में पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन अस्थिरता का ऐसा माहौल था कि 5 साल में 9 सरकारें बदल गई। 1971 में पाकिस्तान को ऐतिहासिक शिकस्त देने के बाद कांग्रेस की छवि फिर बन गई। बिहार में बहुमत मिला, लेकिन पार्टी के भीतर दायरे कायम रहे। चुनाव भावात्मक आधार पर जीते जा सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चलाई जा सकती। बिहार में सर्वप्रथम
छात्र आंदोलन 1974 में शुरू हुई थी, जिसका आधार था शिक्षा, रोजगार और महंगाई, जो छात्रों के द्वारा शुरू की गई थी। 1974 में छात्र समिति बनाई गई, जिसमें लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार जैसे कई छात्र नेता शामिल थे। 18 मार्च 1974 को छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। जैसे ही रामचंद्र ढूंढीवा भंडारे, जो बिहार के राज्यपाल थे, विधानसभा पहुंचे, छात्रों ने उन्हें घेर लिया, जिसके चलते छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, फिर गोलियां भी चलाई गई, जिसमें कई छात्र मारे गए। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, इस नारा के साथ जयप्रकाश नारायण के अगुवाई में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया। इंदिरा गांधी ने जेपी आंदोलन को दबाने के बजाय बदनाम करने का रास्ता चुना। सरकारी प्रचार तंत्र के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और कम्युनिस्ट प्रचार तंत्र के माध्यम से जेपी आंदोलन को CIA का पैदाइश बताया गया। 5 अक्टूबर 1974 को एक साथ कई जगहों पर पुलिस ने गोली चलाकर आंदोलन रोकने की कोशिश की। सिर्फ पटना में गोलीबारी से करीब 75 छात्र मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए। उसके बाद जेपी अब आर पार की लड़ाई पर उतर आए। उस समय अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे, लेकिन इंदिरा के कहने पर भी जेपी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। 2 जनवरी 1975 समस्तीपुर बड़ी लाइन के उद्घाटन के दौरान बम विस्फोट हुआ, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र मारे गए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जेपी आंदोलन को रोकना चाहती थी, इसलिए अपने ही मंत्री को बलि का बकरा बना दिया। जेपी आंदोलन के बीच ही इंदिरा ने 11 अप्रैल 1975 को अब्दुल गफूर की जगह जगन्नाथ मिश्रा को बिहार की कुर्सी सौंप दी। जगन्नाथ मिश्रा ललित नारायण मिश्र के भाई थे। इंदिरा ने सोचा यह दोहरा दांव साबित होगा। बिहार आंदोलन की मांग विधानसभा भंग करने की थी। चेहरा बदलने से कुछ भी नहीं बदला। इस बीच इंदिरा गांधी के लिए एक बुरी खबर आई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 में इंदिरा को रायबरेली से लड़े चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देकर प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसमें हिंदुस्तान की आजादी को बंधक बना दिया। कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हिंदुस्तान की आजादी को बंधक बना दिया। 21 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ। पार्टियों और विचारधारा से परे जनता पार्टी के तले तमाम नेताओं ने चुनाव लड़ा। इसमें खाटी कांग्रेसी मोरारजी देसाई थे, तो राजनारायण, चौर फर्नांडिस, मधु वेदवते समाजवादी भी थे। संघ परिवार के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख थे। 1967 में कांग्रेस से बगावत कर अलग हो चुके चौधरी चरण सिंह भी शामिल थे। यहां तक कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के साथ जगजीवन राम और हेमवंती नंदन ब्रह्म मुंडा जैसे कांग्रेसी भी इस कुनबे में आ मिले थे। जनता पार्टी की जोरदार जीत हुई। बिहार में 254 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। जेपी के पीछे साए की तरह डटे रहे छात्र नेता ने पहली दफा संसद जाने का हक कमाया। 29 वर्ष की उम्र में छपरा सीट जीतकर लालू प्रसाद यादव सबसे कम उम्र के सांसद में शामिल हुए, तो हाजीपुर में 4,24,000 वोटों से जीतकर रामविलास पासवान गिनीज बुक में भी जगह बनाई। कर्पूरी ठाकुर ने भी समस्तीपुर से लोकसभा सीट जीता और राज्य विधानसभा चुनाव के बाद सत्येंद्र नारायण सिंह के मुकाबले उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। 22 जून 1977 को कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता सरकार का गठन हुआ। कर्पूरी ठाकुर सत्ता संभालने के साथ ही नौकरी में पिछड़ी जाति के आरक्षण को
चुनावी वादों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तब से इनकी समर्थन और विरोध में गोलबंदी शुरू हो गई। स्थिति ऐसी हुई कि जेपी के ऊपर भी ब्राह्मणवाद का आरोप लगने लगा। इस मामले पर उच्च जाति के दबाव में कर्पूरी ठाकुर को 26% का आरक्षण घटाकर 20% करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अप्रैल 1979 में जनता सरकार गिर गई और सत्येंद्र नारायण सिंह, रामनंद तिवारी, कैलाशपति मिश्र के समर्थन में रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बन गए। 1989 में आंदोलन अब राजनीति में तब्दील हो चुका था। जनता पार्टी के भीतर ही सत्ता के संघर्ष को देखकर लोगों का मोह भंग हो रहा था। 8 अप्रैल 1981 को जेपी का निधन हो गया और अगले साल ही मध्यवर्तीय चुनाव हुए। कांग्रेस ने वापसी की और जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने वापसी तो कर ली, लेकिन पार्टी में नेताओं के बीच वर्चस्व की खुली लड़ाई थी। जगन्नाथ मिश्रा पर आरोप लगा कि वह सरकार को अपने जागीर की तरह चला रहे हैं और मार्च 1983 में बगैर अलग कमांड के मंजूरी के अचानक अपने मंत्रिमंडल में 11 मंत्रियों को हटा दिया तो बिहार की राजनीति में खूब हलचल मची। 5 महीने बाद जगन्नाथ मिश्रा को हटाकर चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन पार्टी में मनमुटाव कम नहीं हुआ। उस समय केंद्र में भी बहुत कुछ चल रहा था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से सियासी अंधकार छाया हुआ था। सहानुभूति के आधार पर अगले चुनाव में कांग्रेस फिर सत्ता में आई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। बिहार में भी कांग्रेस ने और मजबूती से वापसी की। आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार के बीच में बिहार में नेतृत्व बदलता रहा। 3 साल के लिए सीएम रहे बिंदेश्वरी दुबे, लगभग 1 साल भागवत झा आजाद, 9 महीने सत्येंद्र नारायण सिंह और आखिरी में 3 महीने जगन्नाथ मिश्रा।